नमस्कार दोस्तों। तो हम पीसीएस मंत्रा का टेस्ट सीरीज नंबर 17 का फास्ट रिवीजन कर रहे थे आरओ एआरओ के लिए। इससे पहले 1 से 50 तक प्रश्नों का हमने फास्ट रिवीजन कर लिया है। इसमें 51 से मिलेगा। तो अच्छा, इससे पहले जो हिंदी के जितने भी टेस्ट सीरीज हैं सारे अपलोडेड हैं अलग प्लेलिस्ट बना करके, तो उसे आप देख लीजिए अगर नहीं देखें तो। अगर देख भी लिए हैं तो एक बार स्पीड ज़्यादा करके आप उसका फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, पठार एवं उनकी उत्पत्ति के प्रकारों के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित है पहले देख लेते हैं। प्रसिया पठार का उत्पत्ति हिमानी पठार से हुआ, जिसे ग्लेशियर प्लेट्यू भी कहते हैं, आपको जर्मनी में मिलेगा हिमानी पठार। सान पठार की उत्पत्ति जलाकृत पठार से हुई है, जिसे अंग्रेजी में फ्लूवियल प्लेट्यू भी बोलते हैं, जो कि म्यांमार में मिलेगा। और पैटागोनिया का पठार जो है इसकी उत्पत्ति गिरिपद पठार से हुई है, जो कि आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा। बोलीविया के पठार के बारे में बात करें तो इसे ज्वालामुखी पठार से इसकी उत्पत्ति नहीं, अंतरा पर्वतीय पठार से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये भी बोलीविया का पठार भी साउथ अमेरिका में ही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित है देखते हैं। रैविट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, हम्बर घाटी कनाडा में है, और एब्रो घाटी जो बहुत महत्वपूर्ण है जो स्पेन में मिलेगा, आपको एब्रो घाटी याद रखना है। सेक्रेड घाटी की अवस्थिति ऑस्ट्रेलिया में ना होकर के पेरू में है, पेरू की राजधानी लीमा है। तो सेक्रेड घाटी पेरू में है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बोल्गन घाटी और किंग घाटी, ये दोनों घाटियाँ ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। नेक्स्ट है, विश्व के मरुस्थल के संबंध में जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। तो जो सुमेलित है पहले उसे देख लेते हैं। तो रब अल खली ये डिजर्ट सऊदी अरब में है। दस्त कबीर डिजर्ट ईरान में है। ची हुआ हुआ डिजर्ट ये मैक्सिको में है। जबकि गिब्सन डिजर्ट आपको लीबिया में नहीं ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। गिब्सन डिजर्ट ऑस्ट्रेलिया में तो है ही, ऑस्ट्रेलिया में इसके अलावा ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट, ग्रेट सैंडी डिजर्ट, तनामी डिजर्ट, सिम्पसन डिजर्ट और लिटिल सैंडी डिजर्ट भी मिलेगा आपको। नेक्स्ट है, घास के मैदान के संदर्भ में जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। तो जो सुमेलित है पहले देखते हैं। कैंपास घास का मैदान ब्राजील में मिलेगा। प्रेयरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में। पंपास घास का मैदान उरुग्वे में मिलेगा। जबकि बेल्ट घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में ना होकर के दक्षिण अफ्रीका में आपको मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान मिलता है। घास के मैदान के बारे में जितने भी घास के मैदान हैं महत्वपूर्ण जिससे पूछे जाते हैं प्रश्न और कंसेप्ट वाली बातें, एक टेस्ट सीरीज अपलोडेड है जीएस वर्ल्ड का। तो जीएस वर्ल्ड का यूपीपीसीएस का जो टेस्ट सीरीज था तो उसमें बड़ा अच्छा से कनेक्ट करके 2-3 बुक से मैंने बताया है। तो एक बार देखिए, 3 बीट पार्ट में है, 3 वीडियो में टेस्ट सीरीज के रूप में। 40-45 मिनट लगेगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर महाद्वीपीय देश है। तो अंतर महाद्वीपीय देश किसे कहते हैं, जिसकी अवस्थिति एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हो। तो अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो उसमें आपको तुर्की और जॉर्जिया ये दोनों देश की अवस्थिति एशिया और यूरोप इन दोनों महाद्वीप में मिलेगी। इसीलिए विकल्प जो बी नंबर है 1 और 3 ये आपका अंतर महाद्वीपीय देश कहलाएगा। जबकि बुर्किना फासो और ट्यूनीशिया ये दोनों देश अफ्रीका के मैप पे मिलेगा। नेक्स्ट है, झील एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगा, सही है। अथावास्का झील कनाडा में मिलेगा, यह भी सही है। साइमा झील आपको फिनलैंड में मिलेगा। फिनलैंड से एक फैक्ट याद आ रहा है, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है और फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है, जो कि आपको साउथ फिनलैंड के मैप पे मिलेगा। जबकि विकल्प सी गलत है। क्यों? क्योंकि बलखस झील या बलखांस झील ये तुर्की में नहीं कजाकिस्तान में है। कजाकिस्तान जब मैप में देखेंगे तो आपको वहाँ पे अराल सी मिलेगा, अराल सी, ठीक है। तो इसे मृत सी भी बोलते हैं शायद। तो अराल सी से जो सीमा टच करती है उसमें से कजाकिस्तान है और दूसरा यू से है। उसका नाम क्या है उस देश का नाम? पहला लेटर यू है। आपको मैंने हिंट दे दिया है, अब बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, कपास की धूल के कारण होने वाला रोग कौन सा है। तो कपास की धूल के कारण जो रोग होता है उसे बोलते हैं बिसिनोसिस। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। शेष विकल्प के बारे में भी देखते हैं। एंथ्राकोसिस कोयले की राख के कारण होने वाला रोग है। बेगासोसिस ये गन्ने की धूल के कारण होने वाला रोग है। टोबेकोसिस ये तंबाकू की धूल के कारण होने वाला रोग है। मैं एक बार फिर से सही सारा बोल देता हूं क्योंकि नाम के कारण जटिलता उत्पन्न होती है। तो एंथ्राकोसिस कोयले की राख से होने वाला रोग, बेगासोसिस गन्ने की धूल के कारण होने वाला रोग, बिसिनोसिस ये कपास की धूल के कारण होने वाला रोग और टोबैकोसिस ये तंबाकू की धूल के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। तो जो सुमेलित है उसे देख लेते हैं। करीवा बांध जाम्बेजी नदी पर मिलेगा। आसवान बांध नील नदी पर मिलेगा और केजी बांध ये नाइजर नदी पर मिलेगा। जबकि सिन्नार बांध ये अमेजर नहीं नीली नदी पर मिलेगा, यानी ब्लू रिवर पर। नेक्स्ट है, बिस्के की खाड़ी द्वारा अलग किया जाता है। तो बिस्के की खाड़ी द्वारा फ्रांस और स्पेन को अलग किया जाता है। विकल्प 20 का सही आंसर है। कहाँ है बिस्के की खाड़ी?
अटलांटिक ओशियन में आपको बिस्के की खाड़ी मिलेगा, गल्फ ऑफ बिस्के। नेक्स्ट, निम्न में से किसे 5 महासागरों का पत्तन कहा जाता है? तो 5 महासागरों का पत्तन मॉस्को पत्तन को कहा जाता है। विकल्प 20 का सही आंसर है। क्यों? क्योंकि नदियों एवं नहरों द्वारा कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, लडोगा झील और श्वेत सागर द्वारा आर्कटिक महासागर से जुड़ता है कौन? मॉस्को पत्तन। इसीलिए इसको 5 महासागरों का पत्तन कहते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर का प्रमुख कार्य होता है विभवांतर बल के मान को बढ़ाना और घटाना। मतलब होता यह है कि बिना विद्युत शक्ति के नष्ट किए हुए एसी यानी प्रत्यावर्ती जो धारा होती है उसके विभवांतर बल को ये तो बढ़ा देता है या घटा देता है, तो दोनों काम ट्रांसफार्मर करता है। इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर है, विभवांतर बल के मान को बढ़ाना और घटाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है? तो उपलब्ध विकल्प में से जो शुक्र ग्रह है वो पूर्व में पश्चिम दिशा की ओर घूर्णन करता है, पूर्व से पश्चिम। इसके अलावा अरुण ग्रह भी पूर्व से पश्चिम ही घूर्णन करता है। तो शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। जबकि शेष विकल्प के बारे में बात करें, बुध, मंगल और वरुण, तो ये जो तीनों ग्रह है ये पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करता है। अर्थ भी इसी में आएगा, मतलब पृथ्वी। शुक्र के बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि अर्थ ट्विंस यानी कि पृथ्वी की जुड़वा ग्रह ही कहते हैं इसको। पृथ्वी की बहिनी ग्रह, भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी ये सुबह का भोर और शाम का तारा, सुबह का तारा ऐसा कहते हैं ना, शुक्र को ही कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उसे देख लेते हैं। सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने वाला यंत्र है। रेडियोमीटर विकिरण मापने वाला यंत्र है। पोटोमीटर पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर को मापने वाला यंत्र है। जबकि काइमोग्राफ जो होता है ये हृदय एवं फेफड़े की गति का ग्राफ दर्शाता है, न कि उच्च तापमान मापने वाले यंत्र। तो उच्च ताप मापने वाले यंत्र को पायरीहीलियोमीटर कहते हैं। ये यूपीपीसीएस में कम से कम 3-4 बार पूछा गया है। 2010 से 20 तक की जगह प्रीवियस ईयर के प्रश्न को आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा पायरीहीलियोमीटर। तो उच्च ताप मापने वाले यंत्र के रूप में ये यूज होता है। अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है वैसे यूपीपीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो विज्ञान वाले जो हैं उसको आप देख सकते हैं, छोटे छोटे वीडियो हैं। नेक्स्ट, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने समय तक बना रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक बना रहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। दरअसल मानव दृष्टि का यह विशेष गुण होता है, दृष्टि निर्बंध या फिर परसिस्टेंस ऑफ विजन कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला क्या लिखा हुआ, दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक कहते किसको हैं? तो जिस तापमान पर कोई द्रव वाष्प और गैस में बदल जाता है तो उस तापमान को ही हम द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा लिखा, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। जी नहीं, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो एक सही है, दूसरा गलत है, तो केवल ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसका कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो उसकी ध्वनि की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जाए तो चाल बदल जाएगा, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य भी बदल जाएगा। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि वो तो अपरिवर्तित रहता है, इसलिए निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का उदाहरण नहीं है? तो जो है पहले उसे देखते हैं। द्रव में डूबी हुई सीधी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य का दिखाई देना, यह भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। जबकि पानी में डूबी हुई परख नली का चमकीला दिखाई देना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण मतलब इसी सिद्धांत पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर भी, प्रकाशिक तंतु जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, किसी परमाणु के समस्थानिक में कितनी संख्या समान होती है? तो किसकी संख्या समान होती है ऐसा बोल रहा है? तो प्रोटॉन जो होता है परमाणु में, तो वो उसकी संख्या समान होती है। समस्थानिक होता क्या है? तो रासायनिक गुण समान होते हैं समस्थानिकों के, तो इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर है। तो किसी भी परमाणु के समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। प्रोटॉन नाम है, प्रोटॉन। नेक्स्ट है, अत्यंत कम अंतर के क्वथनांक वाले मिश्रित द्रव के
पृथक्करण हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो प्रभाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि को अपनाई जाती है। जबकि आसवन विधि कब अपनाया जाता है? जिन द्रव्यों के क्वथनांक में अत्यधिक अंतर होता है उसके लिए आसवन विधि अपनाया जाता है। और उदरपातन को तो आपको पता ही है, उदरपातन से क्या होता है, सब्लिमेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, डायरेक्ट ठोस से गैस बन जाता है। और भाप आसवन यानी कि स्टीम डिस्टिलेशन, तो जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं उसके लिए, उसके पृथक्करण के लिए भाप आसवन विधि अपनाया जाता है। नेक्स्ट है, स्विमिंग पूल रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? तो मंदक के रूप में भारी जल का इस्तेमाल होता है, विकल्प बी में, सी में इसका आंसर है। जबकि ग्रेफाइट जो लिखा हुआ है ये रिएक्टर परमाणु पाइल कहलाता है। और नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट दोनों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, किसी विलयन के सार्वत्रिक विलायक यानी यूनिवर्सल सोलवेंट होने के लिए उसका डाई इलेक्ट्रिक नियतांक क्या होना चाहिए? तो डाई इलेक्ट्रिक नियतांक जो होता है बहुत बहुत अधिक होना चाहिए, जैसे कि जल का होता है। देखिए, जिस विलायक का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक बहुत अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। विलायक मतलब अपने में घोलने की शक्ति उसके ज़्यादा होती है, विलायक सोलवेंट को बोलते हैं। जैसे जल का सर्वात्रिक विलायक इसीलिए सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक नियतांक काफ़ी अधिक होता है। नेक्स्ट, अच्छा, ये काफ़ी अधिक दोनों एक साथ शब्द यूज नहीं होगा क्योंकि हिंदी का भी तो देना है एग्जाम, तो अधिक बोलें या काफ़ी बोले एक ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा है? तो एलपीजी का प्रमुख घटक उपलब्ध विकल्प में से विकल्प बी है, नॉर्मल और आइसोब्यूटेन, ये दोनों होता है। मतलब एलपीजी का घटक एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तीनों होता है इसमें, लेकिन इसमें विकल्प में इस तरह से बनाया है कि आपको पहचानना है। जबकि प्राकृतिक गैस के बारे में पूछता है तो मीथेन और इथेन का मिश्रण होता है प्राकृतिक गैस। मीथेन की मात्रा 83% के आसपास होती है और इथेन की मात्रा 16% के आसपास होती है प्राकृतिक गैस में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अस्पतालों की बंद हवा को शुद्ध करने में किया जाता है? तो सोडियम परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है अस्पतालों की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए। इसके अलावा पनडुब्बी की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए, जहाज की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए, और अस्पताल तो बोल ही दिया हूँ, सबके लिए यूज होता है सोडियम परऑक्साइड का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण हेतु होती है? तो फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। मतलब ये हुआ कि अगर फॉस्फोरस पेड़ पौधों को ना मिले तो वो रंग अपना खो देंगे और अंततः वे सूख भी जाएंगे। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, सामान्य मनुष्य में पाए जाने वाले कुल 32 दांतों में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा संख्या होता है चवर्णक का, जिसको अंग्रेजी में मोलर कहते हैं। देखिए, दांत को देखेंगे तो जो कृंतक होते हैं यानी कि इंसीजर जो होता है, 2 ऊपर और 2 नीचे यानी 4 होते हैं। रदनक जिसको अंग्रेजी में कैनाइन कहते हैं वो 1 ऊपर होता है 1 नीचे यानी 2 हो गया। अग्र चवर्णक जिसे अंग्रेजी में प्री मोलर कहते हैं वो 2 ऊपर और 2 नीचे होता है यानी 4 होता है। जबकि चवर्णक जो होता है यानी मोलर वो 3 ऊपर 3 नीचे यानी कुल मिला के 6 होता है। तो सबसे ज़्यादा विकल्प डी वाला चवर्णक हो गया, जिसको अंग्रेजी में मोलर कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व नहीं है, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स नहीं है? तो पोषक तत्व जो पौधों को चाहिए होता है वो दीर्घ पोषक तत्वों की संख्या 9 है और लघु पोषक तत्वों की संख्या 8 है। तो जैसे लघु पोषक तत्वों को देख लेते हैं, जैसे कि लोहा, जस्ता, तांबा, निकिल, मैग्नीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन, ये सब सारे लघु पोषक तत्व हैं जो पौधों को चाहिए होता है। तो देखिए, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लोहा, तो ये तो क्या हो गया, ये तो लघु पोषक तत्व हो गया। तो इसी में पूछ रहा है कि दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व कौन नहीं है, तो जो लघु है वही दीर्घ नहीं है, तो विकल्प ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर दीर्घ पोषक तत्व के तहत आते हैं जो पौधों की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर के दीर्घ पोषक तत्वों की संख्या 9 है जो पौधों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 4 हो गया, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर 8 हो गया और एक मैग्नीशियम है। ठीक है, तो ये 9 कुल मिला के 9 है। तो क्वेश्चन अगर ऐसे बनता है कि दीर्घ पोषक तत्वों की संख्या ज़्यादा आवश्यक होती है पौधों की कि लघु, तो दीर्घ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, विटामिन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यूपी पीसीएस या यूपी के किसी भी एग्जाम में विटामिन, मतलब किसी भी एग्जाम में विटामिन से क्वेश्चन पूछता है, 4 ही तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो उसमें देखिए, इसमें है यूपी पीसीएस में तो अभी 4 क्वेश्चन पूछा गया एक ही बार विटामिन से, तो अच्छे से देख लेना चाहिए इसको। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सी फ्रैंक के द्वारा किया गया था, तो ये विकल्प, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, घुलनशीलता के देखें तो विटामिन बी और सी घुलनशील होते हैं जल में, तो ये फैक्ट बहुत अच्छा फैक्ट है, क्योंकि बी सी अगर आपको याद रहता है जो कि जल में घुलनशील है, तो बसा वाला घुलनशील आप अपने आप एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि 2 ही विटामिन है जो
जल में घुलनशील होता है, बी और सी। इसके अलावा सारे वसा में घुलनशील है, तो ये भी कथन सही था। सी नंबर में लिखा हुआ कि विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। जी नहीं, नहीं किया जाता है मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा विटामिन का संश्लेषण। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी आवश्यकता भी कम होती है और दूसरा ये संश्लेषण नहीं कर पाता है, तो इसलिए विकल्प सी गलत कथन है। पूछ क्या रहा था? असत्य। तो ये विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर में लिखा हुआ विटामिन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का नियंत्रण करते हैं, तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव लार में पाया जाता है? लार को अंग्रेजी में स्लाइवा कहते हैं और लाइसोसोम ये एंजाइम जो है वो मानव शरीर के लार में पाया जाता है। ठीक है। जबकि पेप्सिन और म्यूसिन के बारे में बात करें तो ये जठर रस में पाया जाता है और माल्टेज अग्न्याशय रस में मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो बहुत महत्वपूर्ण है ये अग्न्याशय। अग्न्याशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि ये होती है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है मानव शरीर का? तो यकृत जो होता है वो सबसे बड़ा ग्रंथि होता है मानव शरीर का, इसको अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि वे होते हैं जिनकी नलिका नहीं होती है, मतलब बहाव के लिए, हार्मोन के बहाव के लिए। और बहिःस्रावी ग्रंथि वो होती है जिसके पास नलिका होती है हार्मोन के बहाव के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन कहा जाता है? तो गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है। इसके अलावा कभी कभी ये भी पूछता है कि कौन स्त्री हार्मोन है, कौन पुरुष हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन स्त्री हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन तो स्त्री हार्मोन है ही, और रिलैक्सिन भी स्त्री हार्मोन ही है, मतलब ये तीनों स्त्री हार्मोन है। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? यौवनावस्था में जनन क्षमता के विकास के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन की आवश्यकता होती है स्त्रियों में। नेक्स्ट लिखा हुआ रिलैक्सिन, तो रिलैक्सिन भी एक महिला हार्मोन है और बच्चों के जनन में सहायता करता है रिलैक्सिन। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि स्तन के विकास में और दुग्ध ग्रंथियों की सक्रियता में कौन से हार्मोन की आवश्यकता होती है, मतलब कौन से हार्मोन होते हैं स्त्रियों में? तो इसी चारों में से एक है। आप इसका आंसर विकल्प ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2021 में किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी और किस कमेटी के सिफारिश पर हुई थी, आप बताइएगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, जीन फिलिप वासल जो कि फ्रांस के हैं एवं एनी लोकेशन को 2021 का प्रिट्जर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, प्रिट्जर पुरस्कार का संबंध निर्माण उद्योग से है, तो निर्माण उद्योग का ये नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा, इस पुरस्कार से अब तक एकमात्र भारतीय बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है, तो हाँ, बालकृष्ण दोषी को 2018 में ये पुरस्कार दिया गया था, प्रिट्जर पुरस्कार, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट, अप्रैल 2021 में संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का विजेता रहा, तो ईरान एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का विजेता रहा है। आयोजन कहाँ हुआ था एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का? तो अल्माटी कजाकिस्तान में हुआ था, और ईरान और कजाकिस्तान ये दोनों फर्स्ट रैंक में रहे पदक तालिका में। भारत की बात करें तो 5 स्वर्ण 3 रजत और 6 कांस्य पदक मिला है एशियाई कुश्ती चैंपियन आयोजन जो हुआ था कहाँ? अल्माटी कजाकिस्तान में। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के किस पार्क में आग लग जाने के कारण जान माल की अत्यधिक हानि हुई है? तो टेबल माउंटेन जो है, टेबल माउंटेन में आग लग गया था, इसी कारण अत्यधिक हानि हुई है। और दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन शहर जो है, यहीं पर आपको ये टेबल माउंटेन मिलेगा और यहीं आग लगने के कारण काफ़ी क्षति हो गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम में आयोजित होगा, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन लिखा हुआ है, 22वें राष्ट्रमंडल खेल में इस बार महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है और सही फैक्ट है, तो दोनों सही है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहीं पर लिखा हुआ है 1 और 2 दोनों सही। ठीक है। आपके लिए एक प्रश्न है, बर्मिंघम विश्व में किस चीज़ के उत्पादन के लिए, किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है? तो आप कमेंट बॉक्स में गूगल करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च 2021 को की है, तो एक फैक्ट तो ऐसे ही इस कथन में यह है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और कथन भी सही है पूरी तरह से।
दूसरा कथन लिखा हो कैच द रेन अभियान 22 मार्च 2021 से 5 जुलाई 2021 तक चलाया गया। नहीं, ये गलत है। 30 नवंबर तक चलाया गया था और कुल 100 दिन का ये अभियान था। तो दूसरा कथन तो गलत हो गया, इसलिए विकल्प सत्य नहीं है, यही तो पूछ रहा है। तो सत्य नहीं है तो दूसरा नंबर सत्य है, तो विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर तो सत्य था। अच्छा, ये जो कैच द रेन अभियान चलाया जा रहा है ना, इसलिए चलाया जा रहा है, मतलब इसका एम जो है वो प्रभावी जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के लिए चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है हर्ष चौहान की, और हर्ष चौहान की पहचान इंदौर के एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को दिया गया है। जी नहीं, गलत है। शतरंज के खिलाड़ी केनुरू हम्पी को दिया गया है बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार। तो पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा कथन लिखा हुआ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अंजू बॉबी जॉर्ज को प्रदान किया गया है। तो दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। पूछ क्या रहा है, जो सत्य नहीं है। तो एक नंबर असत्य था, यानी सत्य नहीं था, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। और सुमेलित जो नहीं है उसकी पहचान करनी है, तो जो सुमेलित है देख लेते हैं। 67वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, राष्ट्रीय था कि अंतर्राष्ट्रीय था, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी और धनुष को दिया गया है। धनुष को दिया गया है असुरन में काम करने के लिए, और मनोज बाजपेयी को कौन सा पिक्चर आया था, एक भ से नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है। दूसरा पिक्चर है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, दूसरा पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो कंगना रनावत को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म मरक्कर अरेबिका दालिंते सिंघम को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे के लिए दिया गया था, जबकि यहाँ पंगा लिखा हुआ, इसलिए विकल्प सी इसका गलत ऑप्शन हो गया। तो विकल्प मतलब यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सुमेलित यही गलत है। नेक्स्ट है पुरस्कार, सम्मान और व्यक्ति। तो जो सही सही पहले देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में अनामिका के लिए मिला है। सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को मिला है, और बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। जबकि व्यास सम्मान, जो कि 30वां व्यास सम्मान था, ये प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है। उनकी एक उपन्यास है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, उसके लिए, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ और नाम। तो विकल्प ए जो था ये सुमेलित नहीं था, विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक पॉइंट और है कि के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार और सरस्वती सम्मान, ये तीनों दिया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को घोषित किया। तो वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स यानी मोटे अनाज का साल घोषित किया है। वर्ष 2023 को भारत के ही आग्रह पर किया है। भारत ने 70 देशों के समर्थन के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ को ये आग्रह किया था कि मोटे अनाज का दिवस घोषित किया जाना चाहिए। तो 2021 में इसकी स्वीकृति हो गई थी, 2023 में मनाया जाएगा। क्वेश्चन इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स किस वर्ष घोषित किया गया है, तो 2023 में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, स्विस ओपन 2021 एकल महिला स्पर्धा वर्ग में विजेता रही। तो अगर एकल महिला स्पर्धा विजेता पूछ रहा है तो कैरोलिना मारिना इसकी विजेता रही है महिला एकल में, पीवी सिंधु को हरा करके। अगर पुरुष पूछ देता तब क्या बोलते हैं, विक्टर एक्सेल्सन, ये पुरुष वर्ग के विजेता रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत व इंग्लैंड के मध्य संपन्न 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार रविंद्रन अश्विन को दिया गया, विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखिए कंसेप्चुअल बातें हैं इसमें, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, आप सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बोल रहा हूँ पहले, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवाद की गई पुस्तक व यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक के लिए दिया जाता है। जबकि बुकर पुरस्कार, बुकर से पहले अंतर्राष्ट्रीय गायब हो गया, जबकि बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में क्या फ़र्क है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवाद की गई पुस्तक, और मतलब अनुवाद होना चाहिए अंग्रेजी में, और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित होना चाहिए उसको, तो उस पर मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। जबकि बुकर पुरस्कार के लिए क्या है शर्त, बुकर पुरस्कार के लिए शर्त है अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए, अनुवाद नहीं, लिखा हुआ होना चाहिए, और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास होगा और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित होगा। तो प्रकाशन के मामले में कोई अंतर नहीं है,
लेकिन लेखन और अनुदित अनुवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और लेखन के लिए अंग्रेजी भाषा में लेखन के लिए ये बुकर पुरस्कार दिया जाता है। और बस यही फैक्ट था इसमें। नेक्स्ट है डेविड डियोप। अच्छा, ये सही फैक्ट था, ये बात बोलना मैं भूल गया। तो डेविड डियोप को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है। तो मतलब बुकर प्राइज़ दिया गया, इसका मतलब क्या था? ये लिखा हुआ कि अनुवाद किया हुआ? लिखा हुआ था, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ था। और पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं जिनको ये बुकर प्राइज़ मिला है 2021 का। इनकी एक उपन्यास है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। कितनी अच्छी हेडलाइन है, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। तो इसी के लिए मिला है इनको। इन्होंने अनुवाद किया है। तो 50% उन्होंने कहा कि 50% राशि जो है अन्ना मोस्कोवाकिस को ये दे देंगे, जो अनुवादक हैं। नेक्स्ट है जेवलिन थ्रो विधा में नया रिकॉर्ड बनाया। तो मार्च 2021 में नीरज चोपड़ा ने नया रिकॉर्ड एक बनाया है जेवलिन थ्रो में ही। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको पता ही है कि जो ओलंपिक खेल हुआ था एकमात्र गोल्ड मेडल मिला है इन्होंने ही दिलवाया, नीरज चोपड़ा ने ही, जेवलिन थ्रो में। एक पॉइंट और याद आ रहा है, 7 अगस्त को इनको नीरज चोपड़ा और इनके खेल के सम्मान में 7 अगस्त को राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस मनाए जाने का बात कही गई है। नेक्स्ट सीपरी, जो कि स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्थित एक संस्था है, इन्होंने मार्च 2021 में एक रिपोर्ट जारी की 16 से 20 की अवधि के लिए। तो विश्व के हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा पूछा जा रहा है। तो सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा आयातक देश रहा है 2016 से 20 की अवधि में। अगर भारत के बारे में बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश रहा है 2016 से 20 की अवधि में। एक फैक्ट और आया है इसी रिपोर्ट के अनुसार कि इसी अवधि में 2016 से 20 की अवधि में भारत के रक्षा आयात में कुल मिला के 33% की कमी आकी गई है। एक फैक्ट और याद आ रहा है, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि सबसे बड़ा निर्यातक कौन रहा रक्षा क्षेत्र का, तो उसमें हमें आंसर देते अमेरिका का। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया। तो काला नमक चावल महोत्सव को बुद्ध चावल भी कहते हैं, ये याद रखना है। और सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया था। नेक्स्ट है, अच्छा एक था केला महोत्सव, तो वो कहाँ मनाया गया था? केला महोत्सव मनाया गया था, बुद्ध भगवान ने जो प्रवचन दिया था पहला, कहाँ दिया था याद ही नहीं आ रहा है, क से नाम है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किन किन देशों के मध्य मिताली एक्सप्रेस नाम से एक रेलगाड़ी चलाई गई है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य मिताली एक्सप्रेस के नाम से चलाई गया है, एक रेलगाड़ी चलाया गया है। न्यू जलपाईगुड़ी जो भारत का है और ढाका जो बांग्लादेश का, इन दोनों के बीच चलेगा। हालांकि इससे पहले भी 2 रेलगाड़ी और चल रहा है, एक मैत्री एक्सप्रेस और दूसरा बंधन एक्सप्रेस। ये तीसरा हो जाएगा मिताली एक्सप्रेस, बांग्लादेश और भारत के बीच। नेक्स्ट है, अच्छा याद आया कुशीनगर के बारे में था, कुशीनगर में केला महोत्सव मनाया गया था और सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल। तो इस तरह से याद नहीं आता, कभी बीच बीच में याद आ जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में पूछ दिया, वहाँ पर इंग्लिश में ऑप्शन दे दिया था 2023 में, तो आपको याद ही हो गया होगा। भारत ने ही प्रस्ताव दिया था 70 देशों के समर्थन के साथ और 2021 में स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट है डेजर्ट फ्लैग नाम से बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास किस देश में आयोजित किया गया। तो आयोजित किया गया संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में। और नाम क्या था? डेजर्ट फ्लैग। क्या चीज़ है ये? युद्धाभ्यास है। भारत ने भी पहली बार इसमें भाग लिया है, तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 100 प्रश्न तक हो गया है। 101 से चलिए 101 तक देख लेते हैं, शुभ अंक तक छोड़ देते हैं। हाल में वर्चुअल तरीके से संपन्न नई दिल्ली पुस्तक मेला 2021 की थीम क्या थी। तो नई शिक्षा नीति 2020 इसकी थीम थी। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 2 नंबर भी देख ही लेते हैं, आंसर इसी कॉलम में है। तो मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल में सर्वप्रथम किस राष्ट्र की यात्रा की है। तो बांग्लादेश की यात्रा की थी। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट के क्वेश्चन, उसमें मैथ वाले भी प्रश्न होंगे, अगले वीडियो में देख लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। नोटिफिकेशन से दिक्कत होता है तो ऑफ कर लीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।